नमस्कार। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर फिर से निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने कहा है, भारतीय लोकतंत्र अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देश में दबे कुचले दलितों की, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। क्या ये नया राजधर्म है? ये सोनिया गांधी ने पूछा है। पर लड़ाई राजधर्म की है या राजनीति की है? लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है या नए इंडिया में विलुप्त होते हुए परिवार तंत्र के वर्चस्व को बचाने की है? लड़ाई वंचितों के अधिकार की है या स्थायी शक्ति और सत्ता भोग के अधिकार की है? आज का हैशटैग राजधर्म पर राजनीति क्यों, और अगले 1 घंटे में आप तय कीजिए कि लड़ाई किस बात की है। पर मुद्दे पर जाने से पहले मुझे जवाब चाहिए इन सवालों का। और सवाल नंबर 1, क्या राजधर्म के बहाने सोनिया गांधी राजनीति कर रही है? अगर परिवार हुआ कमजोर तो लोकतंत्र का बुरा दौर। क्या दलित, किसान, महिला बहाना है और कांग्रेस को प्रथम परिवार बचाना है? क्या मोदी से दिक्कत इसलिए लोकतंत्र पर ही आ गई आफत? और 5 और आखिरी सवाल, क्या सियासत के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ने वाले दरअसल काम पर सबसे पहले क्या लोकतंत्र बचाना है या केवल एक बहाना है, परिवार को दरअसल बचाना है? मैं ये क्यों कह रहा हूं, समझिए एक एक करके। 2014 में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक हार होती है, 44 सीट में सिमट जाती है पार्टी। तो ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर दोष। 2014 से 2019 के बीच राहुल गांधी के नेतृत्व में उपाध्यक्ष या अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी 30 चुनाव हार जाती है। ईवीएम पर दोष, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, सब पर दोष। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सीजीआई के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन का प्रयास किया जाता है। क्यों? क्योंकि परिवार के हक में, पार्टी के हक में या पार्टी के एजेंडे के हक में फैसले नहीं आते। 2019 आते आते जब चुनाव होते हैं 2019 के, तो अमेठी की सीट भी राहुल गांधी हार जाते हैं। पर यहां पर भी शायद जनता पर दोष, ईवीएम पर दोष। और फिर 2019 में ही प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में सबसे पुरानी पार्टी उत्तर प्रदेश में केवल 1 सीट ला सकती है, 1 सीट ला पाती है। तो दरअसल सवाल मेरा यही है कि ईवीएम के डेटा में गड़बड़ी है या कांग्रेस के बेटा में गड़बड़ी है? आगे बढ़ने से पहले सुनिए किस तरीके से सोनिया गांधी बार बार हमला करती है, लोकतंत्र की दुआई देती हैं, और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से पलटवार करते हैं। सुनिए। पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है। हमारे लोकतंत्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी हुई है। आज देश 2 रास्ते पर खड़ा है, गरीब विरोधी, देश विरोधी। जनता को एक दूसरे से लड़ाकर राज करने वाली ताकतें देश में नफरत और हिंसा का जहर घोल रही है। इस देश में जब जब कांग्रेस पार्टी को और खास करके इस परिवार को अपनी कुर्सी जाने का संकट महसूस हुआ है, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया है, बोलना शुरू किया है कि देश संकट से गुजर रहा है, देश में भय का माहौल है, कि न इन्हें कभी देश के लोकतंत्र पर विश्वास रहा है और न ही संविधान के तहत चल रही संस्थाओं पर विश्वास। पिछले 4 साल में बार बार उनकी ये मानसिकता खुल करके सामने आई है। देश की सर्वोच्च अदालत पर कैसे इन लोगों ने विश्वास का संकट खड़ा किया, ये देश ने पिछले दिनों देखा। देश के चुनाव आयोग को, ईवीएम को कैसे इन्होंने शक के दायरे में खड़ा किया, ये भी देश भली भांति जानता है। देश के रिजर्व बैंक को, उसकी नीतियों पर भी उन्होंने कैसे सवालिया निशान खड़ा किया, विश्वास का संकट पैदा करने का पाप किया, ये भी हमने देखा है। देश की जो एजेंसियां उनके काले कारनामों की जांच कर रही है, ये उसे भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और तो और अब तो उन्हें देश का मीडिया भी पक्षपाती नजर आने लगा है। भाइयों और बहनों,
एक परिवार की पूजा करने वाले कभी लोकतंत्र की पूजा नहीं कर सकते। तो राजधर्म पर राजनीति, ये हमारा हैशटैग है। क्या परिवार को बचाना है इसलिए लोकतंत्र का बहाना है? ये सवाल है। क्या कुछ लोग परिवार को ही लोकतंत्र समझ बैठे हैं? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये आपको याद होगा। मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। रतन शारदा लेखक है, आरएसएस की बातों को अक्सर आगे करते हैं और समझाते हैं आरएसएस का पर्सपेक्टिव। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, सबसे सीनियर पैनल में वामपंथी विचारधारा के कट्टर समर्थक, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के पोस्टर बॉय सुनीत चोपड़ा जी भी है मेरे साथ। एनसीपी के बड़े नेता, उनके राष्ट्रीय सचिव बृजमोहन श्रीवास्तव, इनको हमें शाबाशी भी देनी चाहिए। इनका नाम जो है एनसीपी की स्टार प्रचारक लिस्ट में डाला गया है। और कांग्रेस के सबसे करीबी समर्थक, सबसे दिल से उनका समर्थन करने वाले, मोदी विरोध में हर रोज मेरे शो में आने वाले प्रेम कुमार जी, वैसे तो राजनीतिक विश्लेषक है, पत्रकार है, पर प्रेम कुमार जी आप ही से मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर पूछ सकते हैं उनसे कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया नहीं है। परिवार के ऊपर खतरा मंडराना, सियासी खतरा मंडराना, इसका मतलब यह नहीं कि लोकतंत्र बुरे दौर से चल रहा है। तो क्या आप ये जहमत करेंगे कि एक व्हाट्सएप भेजकर सोनिया गांधी को बता दे कि परिवार इज नॉट इक्वल टू पार्टी, इज नॉट इक्वल टू देश, इज नॉट इक्वल टू लोकतंत्र? देखिए शहजाद जी, जब 2014 से लेकर के आज 6 साल बीत चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, लेकिन बताने के लिए वो कौन सा क्षेत्र है कि हमारे रहन सहन का स्तर ऊंचा हो गया, कि गरीबी दूर हो गई, कि इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई, नफरत के सिवा इस दौर में उपलब्धि क्या रही है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और आप देखिए अभी कल ही का आंकड़ा है ना, हंगर इंडेक्स में भारत कहाँ खड़ा है? अरे 107 देश में 94 नंबर पर खड़ा है। अफगानिस्तान को छोड़ के कोई पड़ोसी देश जो है हमसे पीछे नहीं है। हम किससे तुलना कर रहे हैं? नाइजीरिया से, सियरा लियोन से, इन सब देशों से आगे हैं। ये स्थिति इस देश की किसने बनाई है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार। आगे बढ़ने से पहले राजधर्म तो इनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सिखाया था। इतनी सारी कमियां हैं तो चुनाव आप लोग क्यों हार जाते हैं? जनता में भी कोई जनता में भी खोट नजर आ रही है आपको? जैसे सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को हो सकता है भारत की जनता पर ही कई सारे सवाल खड़े कर दे, तो आपको भी लगता है कि भारत की जनता ही दरअसल ठीक से वोट नहीं दे पा रही है, समझ नहीं पा रही है कि परिवार इतना महत्वपूर्ण है, ये मोदी कुछ काम नहीं कर रहा फिर भी वोट दिए जा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? जनता में कोई कमी? देखिए आप शहजाद जी, आपका प्रश्न जो है खुद लोकतंत्र में आपके अविश्वास को बताता है। अच्छा। इस दौरान बहुत सारे चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी भी जीती है और बीजेपी भी हारी है। और आप बिहार में भी देखेंगे, इससे पहले झारखंड देखा, दिल्ली देखा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, सारे जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। तो ये जनता तो बरताती रही, जनता पर अविश्वास मत कीजिए। और जहां कांग्रेस हारी है, लगातार आपने बताया है, बहुत सारे चुनाव हारी, जनता का फैसला है, राजनीतिक दलों को सम्मान करना पड़ेगा। वो फैसले को मानिए ना, ये बार बार मत कहिए कि क्योंकि हमारे परिवार का वर्चस्व नहीं बचा तो हम लोकतंत्र पे ही खतरा आ चुका है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ये मत कहिए ना फिर। चलिए आरपी सिंह जी, सरदार आरपी सिंह जी, बार बार जब परिवार के वर्चस्व पर सवाल उठ जाते हैं तो ये लोग लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। कभी इनके लिए ईवीएम खराब हो जाता है, इलेक्शन कमीशन में दिक्कत आ जाती है, अब कह रहे हैं कि दलितों की, महिलाओं की, तमाम लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है और लोकतंत्र सबसे बुरे दौर में चल रहा है। तो क्या जनता ने ऐसी सरकार को बिठा रखा है जो लोकतंत्र पर ही हमला कर रही है? आरपी सिंह जी, मैं इनके विषय को उत्तर देता हूँ, पर 4-5 चीजें इनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। आज देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ परिवारों को और 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए का बीमा फ्री है। अगर आप बीमार हो जाएं तो आप किसी भी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। देश के अंदर लोगों को सिर पे छत मिलनी शुरू हो गई, लोगों को इज्जत घर मतलब टॉयलेट्स मिलने शुरू हुए। पहली बार आपने जानी, देश का हर गांव में बिजली पहुंचा देगी सरकार ने पहुंचाई। देश में लगभग 10 करोड़ बहनों तक हमने गैस के चूल्हे पहुंचाए हैं।
इसकी मत बताइए कि हमने क्या किया तभी। और यही कारण है कि लोग हमको बार बार वोट देते हैं। आपकी 100 चेष्टाओं के बाद, आपके 100 झूठों के बाद, आपके क्या क्या झूठ क्या नहीं बोलते, आप चुनाव के अंदर किस किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद देश की जनता हमारे को प्यार देती है और हम मोदी जी को वोट देती है। अगली बात, शुक्ला जी मैंने नहीं टोका, अच्छी बात नहीं। हंगर इंडेक्स में इंडिया कहाँ खड़ा है? जी आप बता दीजिए ना। ये हंगर इंडेक्स 2014 के बाद ही सब गिरा है, 2019 के बाद गिरा। हम पहले तो कोई भुखमरी थी नहीं देश में, ना गरीबी थी ना भुखमरी थी। क्यों? क्या बात कर रहे हैं शहजाद? नहीं प्रेम कुमार जी, मुझे बताइए ना कि 2014 और 19 के बाद ही तमाम जो चीजें हैं वो सामने आई हैं। उससे पहले तो देश नंबर 1 की श्रेणी में था, यूनाइटेड स्टेट से आगे था। आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए 2007 में इस देश में 2007 में इस देश में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई थी। 2014 में $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई थी। गांव तक बिजली हो जाए। आपके 70 साल के राज के बावजूद भी आपने गरीब बहन को गैस का चूल्हा नहीं पिलाया। आपने लोगों सिर पे छतरी लगाई। 70 साल राज की आपने लोगों ने सिर पे छतरी लगाई। आपने 70 साल राज किया, किसान को एक समान राशि का नहीं दिया। आपने 23.9% पर पहुंचा दिया। देश को कहां पहुंचा दिया? बेरोजगार दे सके। रतन शारदा और मेरे साथ एनसीपी के नेता बृजमोहन श्रीवास्तव जुड़े हैं। एक सेकंड मुझे डिबेट आगे ले जाने दीजिए। रतन शारदा, जिनके डीएनए में ही इमरजेंसी का मैं कह सकता हूं एक तरीके से लक्षण है, वो लोग आज कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने की दुहाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में लोकतंत्र बच रहा है क्या? अगर कहा जाए तो वहां पे जिस तरीके से कंगना रनौत से लेकर बाकी लोगों की आवाज को दबाने का काम हो रहा है, तो मुझे तो लगता है महाराष्ट्र में भी एक इमरजेंसी का दौर चल रहा है। क्या उस पर भी खुलकर बोलेंगी सोनिया गांधी? वहां पर तो मिलीजुली सरकार है। रतन शारदा, उसके बाद उसका जवाब देंगे एनसीपी के नेता बृजेश श्रीवास्तव, बृजमोहन श्रीवास्तव। राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र का छोड़िए, महाराष्ट्र में कहेंगे हम तो छोटे पार्टनर हैं, छोटे भैया हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर जहाँ बड़े भैया हैं वहां पर सबसे अधिक रेप, सबसे अधिक अपराध, सबसे अधिक वहां पर बदमाशी, गैर कानूनी सब हो रहा है। वहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं जाएंगे। पर मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूँ, डेमोक्रेसी पे, क्योंकि उसके प्रजातंत्र की बात हो रही है, पॉलिसी की बात हो ही नहीं रही। प्रजातंत्र का लक्षण ये है कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, 17 में से 15 वोट उनके अगेंस्ट जाने के बावजूद भी गांधी जी को पैर पड़ के वो प्रधानमंत्री बने। डेमोक्रेसी का पहला कत्ल हो गया। दूसरा, जब प्रजातंत्र के अंदर प्रेस की छूट की बात आई, पहला अमेंडमेंट कांग्रेस लाई प्रेस का गला दबाने के लिए, लोगों को जेल में डालने के लिए। ये भी नेहरू जी की देन है। इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी ले तो सब जरा सबको पता ही है, उसके अंदर कितने अमेंडमेंट है पता है। तो जो देश के अंदर 100 अमेंडमेंट हुए उसमें अधिक से अधिक सारे के सारे कांग्रेस लाई। संविधान की बात हो गई। दलितों की बात करें, सीताराम केसरी जी का क्या हाल किया, जगजीवन राम जी का क्या हाल किया, हम जानते हैं, ज्यादा मैं उसमें नहीं जाऊंगा। महिलाओं की बात, मार्गरेट अल्वा, जयंती नटराजन, प्रियंका जो थी चतुर्वेदी, सबको कौन कांग्रेस छोड़ के गए? क्योंकि वो महिलाओं की इज्जत नहीं। तो उनके बयान आप सुनिएगा, आपको पता चलेगा। संसद में बिल आता है, संसद के बिल जब आते हैं पार्टी छोड़ के वॉकआउट कर जाती है। तो इनको प्रजातंत्र में विश्वास है नहीं, क्योंकि ट्विटर पे लड़ाई लड़ते हैं, वो लोकतंत्र, वो संसद के बाहर लड़ाई लगते हैं। तो इसके लिए इनका तो प्रजातंत्र ऐसा है कि सड़क पे जाएंगे, अगर पार्टी सुरक्षित है तो प्रजातंत्र सुरक्षित है, क्योंकि पार्टी से जो परिषद है, ये तो इनका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब वो क्योंकि इनके शेयर बिक नहीं रहे, उनको समस्या है। नेशनल हेल्थ का दुरुपयोग किया, बृजमोहन श्रीवास्तव जी, वो उनका प्रजातंत्र है। ठीक है बृजमोहन श्रीवास्तव जी, लोकतंत्र बचाना है तो शुरुआत महाराष्ट्र से कीजिए। और क्या दलित और महिला केवल बहाना है? दरअसल परिवार के वर्चस्व को बचाना है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, सीधा सवाल है, रतन शारदा का सीधा आरोप है आप पर। देखिए, आपने शहजाद जी एक तो महाराष्ट्र के बाबत बात की है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि महाराष्ट्र के मामले में अभी भारत के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के आप बयान को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या वहां की जो सरकार कह रही है उसकी क्या सच्चाई है। हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि सब काम धाम छोड़ के, पालघर का किस्सा सॉल्व नहीं हुआ, सबको बेल मिल गई। क्या किया एनसीपी सरकार ने? आपका एनसीपी का मिनिस्टर आके घर में लाके लोगों, अच्छा ठीक है, नहीं एनसीपी का मिनिस्टर घर में लाके पीटा। ठीक है रतन शारदा 40 सेकंड देते, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। ठीक है बृजमोहन श्रीवास्तव और रतन शारदा। चलाने का काम नहीं करूंगा, मैं अपनी बात ही कहना चाहता हूँ। ठीक है, रखिए अमित शाह साहब का बयान अभी हाल कल ही आया है, उसको आप देख लीजिए तो उससे आप समझ जाएंगे कि महाराष्ट्र में
लोकतंत्र का संघर्ष किस प्रकार का चल रहा है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। जहां तक बात आपने विभिन्न लोगों के खिलाफ जो प्रकरणों की, केसों की बात की है जो लगाए गए हैं, उसका मूल्यांकन चल रहा है, उसकी जांच होगी। अगर किसी ने कोई गलती नहीं की है तो उसको डरने की क्या बात है। अगर किसी के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है, इसका ये तो मतलब नहीं कि वो अपराधी घोषित हो गया, उसको सजा हो गई। एक प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया हो रही है। प्रक्रिया के बाद अगर वो निष्पक्ष पाए जाएंगे, अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं, कंगना रनौत का घर तोड़ा, कंगना रनौत का दफ्तर और घर तोड़ा, वो लोकतांत्रिक तरीके से तोड़ा गया था। उस पर कितनी फटकार लगी है बीएमसी को, उसके ऊपर जवाब दीजिए। ये लोकतंत्र बचा रहे थे आप, बोलने की आजादी बचा रहे थे, क्योंकि वो मामला अभी हाईकोर्ट पे लंबित है। सर फटकार तो पड़ी है ना, उनके बीएमसी के एक्शंस पर कई फटकारें पड़ी हैं। संजय राउत कह रहे थे उखाड़ लिया। देखिए, इसी प्रकार का मुद्दा सुशांत सिंह वाले मामले में भी उठाया गया था और अल्टीमेटली उसके बाद क्या परिणाम आ रहा है आपने देख लिया। तो मेरा कहना यह है कि हम जो अपने देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनकी कार्य प्रणाली पर विश्वास रखें, हम उन पर अविश्वास पैदा ना करें। इस प्रकार की बातें करने से देश के आम आदमी को अविश्वास होता है। अब जब हाईकोर्ट पे ये मामला लंबित है, हम उसका इंटरप्रिटेशन करें। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बड़ा देखिए रतन शारदा, डबल स्टैंडर्ड देखिए। वहां पर कोर्ट में मामला लंबित है तो आप संस्थाओं पर विश्वास रखिए, और यहाँ पर देश की हर संस्था को कटघरे में खड़ा कर रहा है एक परिवार, तब तो ठीक है। तो आप बताइए ना, लोकतंत्र पर सवाल उठाना जायज है? नहीं, मुझे बताइए बृजमोहन श्रीवास्तव जी। ना शहजाद भाई, देश की संस्थाओं को खड़ा नहीं किया जा रहा, उनके ऊपर उसकी जो कार्यप्रणाली चलाने वाले लोग हैं उनकी कार्य प्रणाली के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। रतन शारदा क्विक कमेंट, उसके बाद सुनील चोपड़ा। हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि डिमोलिशन नहीं करना, इन्होंने उसके बाद डिमोलिशन किया। हाई कोर्ट की दुहाई हमें दे रहे हैं लोग, विचित्र बात है ना। हाई कोर्ट ने जजमेंट पास की इनके पुलिस कमिश्नर के अगेंस्ट, हाई कोर्ट ने जजमेंट पास की इनकी सरकार के अगेंस्ट। हाई कोर्ट ने कहा मकान मत गिराइए, फिर भी आपने गिराया। आप बात कर रहे हैं, आपको पता है कि भारत के अंदर जितनी सरकारें आप लोगों ने गिराई है 93 बार आपके कांग्रेस पार्टी ने सारे भारत की सरकारें गिराई हैं 356 धारा यूज करके। आप कौन से लोकतंत्र की बात करते हैं? सुनील चोपड़ा, ठीक है, सुनील चोपड़ा अब तक डिबेट में शामिल नहीं हो पाए। एक सेकंड, मुझे सुनील चोपड़ा के पास जाना है, बड़े पेशेंटली वो इंतजार कर रहे हैं अपने मौके का। 13 मिनट हो चुके हैं। सुनील चोपड़ा, मुझे एक बात बताइए, क्या दलित महिला केवल एक बहाना है, सिर्फ और सिर्फ परिवार के वर्चस्व को बचाना है? अगर ऐसा नहीं होता तो दलितों के साथ उत्पीड़न कहां कहां और हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। पर क्या अगर महिलाओं की इतनी चिंता होती तो राजस्थान में पदयात्रा निकलती? अगर चिंता होती मानव अधिकारों की तो जो राहुल को दिल्ली में मारा गया, और क्यों मारा गया आप भी जानते हैं, राहुल राजपूत को, तो वहां पर भी पदयात्रा निकलती। पालघर में साधुओं के लिए भी आप लोगों का सेकुलर सन्नाटा टूटता। राजस्थान में जो साधु को मारा गया उसके लिए भी आवाज आपकी उठती। तो क्या वो मानव अधिकार का वायलेशन नहीं था? क्या केवल और केवल दलितों को भड़काना है, महिलाओं के नाम पर राजनीति को चमकाना है? सुनील चोपड़ा, मेरे को कोई शक नहीं है कि आपको मालूम है कि जनतंत्र का कितना बुरा हाल बीजेपी के राज में है। मुझसे पूछने के बजाय ये आप अमित शाह से पूछिए, जवाबदेह वो हैं। और जहां पर दलित की लड़की का सवाल है, आपको मालूम है कि हाथरस के बाद किस तरह से माँ बाप को उसके अंतिम संस्कार नहीं करने दिए और पेट्रोल फेंक के उसको जला दिया। उसके बाद एक और दलित लड़की के साथ ये हुआ है। मेरा ये कहना है, दुष्ट की दुष्ट सरकार या तो जाए या एकदम माफी मांगे पूरे उत्तर प्रदेश के दलितों से। आरपी सिंह पर राजस्थान के साधुओं के बारे में, इसके अलावा महाराष्ट्र में पालघर साधुओं की हत्या हुई, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? बुलंदशहर में कैसे पुलिस वाले की हत्या की गई और उस पुलिस वाले के हत्यारों को हार पहनाए गए। दूसरी जगह मैंने देखा है किस तरह से लड्डू खिलाए गए हत्यारों को। और तीसरी चीज, जब चिदम्बरम को इंटरव्यू किया जा रहा था तो उनका सरकारी विटनेस कौन है? मर्डरर। और अभी भी एक मर्डरर को लेके बीजेपी एमएलए ने सहयोग दिया है। ये जनतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? आज आपके मुंह से एक शब्द निकला परिवारवाद के विरोध में। सारी उम्र लड़ाई लड़ी, बुढ़ापा खराब कर रहे हैं उस परिवार का पिछलुक्कू या पूछ बनकर। आपके सारी उम्र लड़ाई लड़ी,
कांग्रेस पार्टी सारी उम्र ये कहकर लड़ती रही कि हम परिवारवाद के कोई खिलाफ हैं, परिवार का हम पिछले कम्युनिज्म के को नहीं है, खिलाफ हैं। संघ परिवार देखिए, भी साला आगे संघ देखो, परिवार है। असली हकीकत सामने आ गई, असली हकीकत सामने आ गई। इनको अब परिवारवाद संघ नहीं दिखता। परिवार क्या अब है? इनको- निक्कर अब इनको परिवार। वो नहीं दिखता। ये अब इनको बताओ मुझे। समाजवाद नहीं दिखता, अब इनको सिर्फ परिवार दिखता है। आप भी क्योंकि वो परिवारवादी परिवार हैं। जाएगा। आपका वो तो परिवार क्योंकि भी नहीं परिवार है, फिर भी जब परिवार बोल कंट्रोल रहे हैं। होगा, तो इनकी बैसाखी की तरह बिना परिवार के परिवार बोल रहे हैं। इससे पता चलता है आपकी नजरिए क्या है। इनका लाभ होगा, इसलिए परिवार के बात नहीं करते। परंतु सुमित साहब एक बात समझ लीजिए, आप भूल गए इमरजेंसी के दिन। सिर्फ अभी परिवार नहीं, बताया गया जिसका इमरजेंसी के परिवार बारे में, नहीं होता, परंतु उसकी आप लोग वो जात भी होती है। जो राजीव गांधी आप तो लेकर आए थे, जातिवाद राजीव में गांधी ध्वस्त हैं। थे, इस प्रकार उन्होंने मीडिया के ऊपर कुठाराघात किया था। एक मैं उस सेकंड। समय एक अखबार में करता था, 200 एक सेकंड। बनाए गए थे उस अखबार के खिलाफ। ठीक है आरपी सिंह, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले तमाम मेहमानों को दिखाना चाहता हूं कि कांग्रेस अरे के यार, लोकतंत्र ये की कुछ नहीं सच्चाई बोल क्या रहे, है। किसी एक और सेकंड से सुनीत जी, डिबेट एक चलाओ। सेकंड सुनीत जी, एक दिलचस्प ग्राफिक्स है जो मैं दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस जो आज पूरे देश में लोकतंत्र को बचाना चाहती है, वही कांग्रेस जिसने एक समय पर इमरजेंसी लागू किया था, उसके लोकतंत्र की सच्चाई दरअसल क्या है वो ग्राफिक्स से समझिए। और ये ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर अब फायर होंगे कि कांग्रेस में किस तरीके से आंतरिक लोकतंत्र बचाया जा रहा है। देखिए, मैं चाहता हूं कि प्रोड्यूसर हमारे उज्जवल जी ग्राफिक्स फायर कीजिए। देखिए 1998 से 2020 मतलब 22 साल तक केवल गांधी परिवार का अध्यक्ष रहा है। उसी दौरान बीजेपी में 10 अध्यक्ष बदले गए। आपको दिख रहा है, नड्डा हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो। गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि आंतरिक चुनाव नहीं हुए तो 50 साल तक विपक्ष में ही रहेगी कांग्रेस। ये गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा, खुशबू सुंदर, इन बड़े नेताओं को छोड़ना पड़ा पार्टी। और मिलिंद देवरा से लेकर सचिन पायलट कितने नाराज चल रहे, युवा नेता कितने असहज है, यह आपके सामने है। तो यह है कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र की सच्चाई। अब समझिए इस बात को। वो कांग्रेस जो 75 में इमरजेंसी लागू करती है, वो कांग्रेस जो अपने खुद के पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र लागू नहीं करवा पाती है, कांग्रेस के संविधान को लागू नहीं करवा पाती है, वो पूरे देश में लोकतंत्र बचाने के और संविधान बचाने की अभियान की बात कर रही है। प्रेम कुमार, बताइए मुझे, पहले अपने खुद के पार्टी में तो लोकतंत्र कायम कर लीजिए, अब उसी लोकतंत्र का मैं भी भुगतभोगी समय हूं। पे सही कर रही है। नहीं, कांग्रेस क्या, नहीं कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है क्या? सुनील चोपड़ा, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है? मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड, प्रेम कुमार, उसके बाद आरपी सिंह। परिवर्तन होता है, बेहतर है। जो लोग गलत समय पे करते हैं उनको देखना चाहिए। अच्छा ठीक है, सुनील चोपड़ा जी एक सेकंड। प्रेम कुमार, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र कब आएगा? पहले सोनिया गांधी उस आंतरिक लोकतंत्र को बचाएं, जी। फिर देश के लोकतंत्र की चिंता करें। बोलिए प्रेम कुमार, फिर उसके बाद आरपी सिंह। देखिए, बिल्कुल शहजाद जी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आंतरिक लोकतंत्र हिंदुस्तान की राजनीतिक दलों में सही मायने में नहीं आया है, ये बात सही है। पर जब आप कांग्रेस का बता रहे हैं तो ये भी बताइए कि सोनिया गांधी को हर बार चुनाव में चुना जाता रहा। कोई चुनाव नहीं हुआ। एक सेकंड, गुलाम नबी आजाद की बात फिर से बताइए। एक सेकंड सर, मैं सारे फैक्ट लेकर बैठा हूं। देखिए, गुलाम नबी आजाद की बात आएगी। एक सेकंड सर, विस्फोट मत कीजिए। उम्मीदवार आरएसएस तय करता है और लालकृष्ण आडवाणी जी को पीछे हटना पड़ता है। गुलाम नबी आजाद, आंतरिक चुनाव नहीं हुए हैं, आंतरिक चुनाव नहीं हुए तो 50 साल तक पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। प्रेम कुमार, चीखने से कुछ नहीं होगा, चीखने से आंतरिक लोकतंत्र नहीं आएगा। आरपी सिंह, मैं बिल्कुल गुलाम नबी आजाद जी की बात का समर्थन करता हूं। आंतरिक लोकतंत्र, अरे तो सोनिया गांधी जब खुद चुनाव नहीं करवाती, खुद परिवार के बीच में 22 साल से अध्यक्षता घूम रही है म्यूजिकल चेयर की तरह, तो वो देश में लोकतंत्र कैसे बचाएंगे? तो 100 चूहे खाकर दिल्ली हज को चली। आरपी सिंह, लेकिन शहजाद जी नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ बोलने पर आप उल्टा सवाल कांग्रेस से लेकर के क्यों सवाल कर रहे हैं? इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने आप देंगे कि नहीं देंगे? वो के बारे में बताइए कि सब नौजवान नेताओं का क्या कहना है इनके बारे में बता दीजिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बारे में अभी जो हाल में राजस्थान में हुआ, वो सचिन पायलट का पूरा किस्सा सारी दुनिया ने देखा है। तो आप लोकतंत्र की बात करने का अधिकारी नहीं है। आपकी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र नहीं, अब देश लोकतंत्र कहा नहीं है आपने। आपका आज लोकतंत्र प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार किसने तय किया? पार्टी बीजेपी ने तय किया क्या?
संघ परिवार एक में सेकंड, कैसे? ये- अरे जिस देश की पार्टी अपने भीतर के लोकतंत्र से नहीं चल रही है। अरे सर आप मुझे एक सेकंड रतन शारदा और प्रेम कुमार, एक सेकंड रतन शारदा और प्रेम कुमार, एक सेकंड रतन शारदा और प्रेम कुमार स्क्रीन पर आएंगे। सुनील चोपड़ा मैं लौट कर आ रहा हूं, प्लीज सर। रतन शारदा जी, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि अपनी पार्टी में पहले लोकतंत्र अगर आ जाए तब तो आप देश में लोकतंत्र को बुलंद करने की, जीवित रखने की बात कर सकते हैं ना। बीजेपी को छोड़ दीजिए, बीजेपी को 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, आप अपने पहले अपना हिसाब दीजिए कि कितने चुनाव हुए कांग्रेस पार्टी में, कितने अध्यक्ष बने पिछले 22 साल में या पिछले 70 साल में गांधी परिवार के बाहर। रतन शारदा, मैंने आपको बहस के शुरू में बता दिया कि जो प्रजातंत्र कांग्रेस में कैसा है, वो शुरू से, चाहे उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जीतने के बाद निकाला हो, चाहे खुद नेहरू गलत तरीके से बने हो, इतने सालों में कभी इंटरनल यहाँ डेमोक्रेसी हुई नहीं, इंटरनल इलेक्शन हुए नहीं। बीजेपी के अंदर कैसे गलत तरीके से बन गए? प्रेम कुमार एक सेकंड रुक जाइए ना, पानी पीजिए, उनको बोलने दीजिए ना। रतन शारदा और प्रेम कुमार स्क्रीन पर। प्रेम कुमार इस तरीके से नहीं, रतन शारदा को 30 सेकंड मिलेंगे, फिर उसके बाद आप बोलेंगे। 1 सेकंड रुक जाइए, बताएंगे झूठ पर झूठ बोलेंगे शारदा जी। क्या झूठ बोल रहे हैं? 30 सेकंड सुन तो लीजिए, बोलिए रतन शारदा। मुझे बताइए, नेहरू को 15-17 में से 2 ही वोट मिले थे, फिर भी गांधी जी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि नेहरू जी ने गांधी जी को कहा मुझे बनना है। ये गलत है कि उनको वोट नहीं मिले थे? सच है कि बताइए मुझे। चलो मैं आगे बहस नहीं करता हूँ, मुझे बताइए पीसीसी के वोट अधिकतर मेजोरिटी किसको मिली थी, पटेल को कि नेहरू को? एक वाक्य में जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बस केवल हाँ में आना जवाब। नहीं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, यहाँ जो बिल्कुल सही बात। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या कभी कोई विरोध किया? और मैं तो हाँ बोल रहा हूँ, मैं तो हाँ बोल रहा हूँ, लेकिन जो बात मर जाता है तो बात मैं नहीं कर रहा शारदा जी, उसको बात में बंद किया जाता है। सीताराम केसरी का आपने क्या किया? आप किस हिसाब से विरोध कर रहे हैं? क्या किसी कांग्रेस पार्टी ने, किसी ने भी जवाहरलाल नेहरू का विरोध किया? इलेक्शन होते हैं, किसी ने भी विरोध किया? आरपी सिंह जी, क्या इनको जरा बुलाइएगा नेहरू जी का किसी ने भी विरोध किया था? इनको मिलाइएगा ब्लॉक लेवल। लेकिन रतन शारदा जी, और लेकिन रतन शारदा जी, बताइए, अपने मन से ही एक काल्पनिक विरोध पैदा कर रहे हैं इतने सालों के बाद। मैंने कौन सा आपको जो बताया गलत बताया? राजीव गांधी ने क्या किया? पटेल जी को आपत्ति नहीं, मेरा सवाल क्या है? आपत्ति नहीं, महात्मा गांधी मेरा सवाल ये है, सुनील चोपड़ा, एक सेकंड, दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुनील चोपड़ा और एक सेकंड, सुनील चोपड़ा जवाब देना है। 1 मिनट 10 सेकंड दीजिए, ठीक है, 10 सेकंड पुलिस, ठीक है, सुनील चोपड़ा का जवाब उसके बाद देना है। ब्रजमोहन श्रीवास्तव बोलेंगे जी। आपके यहाँ महिलाओं का स्थान क्या मुझे पता है? 90 साल में आपको पॉलिट ब्यूरो में एक महिला मिली, आपको एक भी दलित व्यक्ति आपके पॉलिट ब्यूरो में नहीं मिला, योग्य व्यक्ति आपको नहीं मिला। सॉल्ट लेक में महिला का जो अपमान हुआ था ज्योति बसु के समय, भूलिएगा मत उसको। और करोड़ों लोगों को कम्युनिस्ट ने मारा, कभी आपने माफी मांगी? कभी आपने कहा कि लेनिन, स्टालिन, माओ और पॉल पॉट ने जिन लोगों को मारा गलत किया? आप तो हत्यारों के साथी हैं, आप तो उनकी मूर्तियां लगाते हैं, उनको हाथ चढ़ाते हैं। ठीक है, सुनील चोपड़ा, उसके बाद ब्रजमोहन श्रीवास्तव के पास कहने का अधिकार नहीं है, ब्रजमोहन श्रीवास्तव के पास भी जाना है। एक सेकंड, एक एक करके बात करेंगे। रतन शारदा, ठीक है, रतन जी मैं आ रहा हूं आपके पास, रतन जी मैं आ रहा हूं, सुनील चोपड़ा को कंप्लीट करने दीजिए। सुनील चोपड़ा, मुझे एक बात बताइए, दलितों की इतनी चिंता है, वायरस आप में है सर, ये भाषण का मंच नहीं है सर, तर्क के साथ आपको सवाल के जवाब देने होंगे सर। ये कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं चल रहा ना आपका, आप सवाल तो सुनिए मेरा। चीख पड़ते हैं सर, आप इतने सीनियर है। मेरा सवाल यह है कि दलितों से, पिछड़ी जातियों से इतना प्रेम है। कांग्रेस पार्टी का एक पिछड़ी जात का एक अध्यक्ष हुआ करता था, सीताराम जी, सीताराम केसी, याद है? उनको तो धोती फाड़ कर, धक्के मारकर निकाल दिया गया। सर ये है आप लोगों का प्रेम। दलित प्रधानमंत्री नहीं बनाया आज तक, ना ओबीसी को कभी प्रधानमंत्री बनाया, ना ओबीसी को कभी अध्यक्ष बनाया राष्ट्रीय। क्यों सर? पूरी बीजेपी बंगारू लक्ष्मण के साथ खड़ी नहीं सर, सर एक सेकंड, बंगारू लक्ष्मण के ऊपर मत जाइए, उन्होंने बनाया अध्यक्ष। आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी का ना, आपको बीजेपी का विश्लेषक नहीं बनाया मैंने। एक दलित नेता को कैसे फंसाया? सर कांग्रेस का विश्लेषण करते करते केवल बीजेपी का विश्लेषण करेंगे क्या आप? देश जानता है कि एक दलित नेता को कैसे बीजेपी के लोगों ने फंसाया। सर आप तो अच्छे थे ना, बीजेपी को छोड़ दीजिए, बीजेपी तो है ही ऐसी। आप तो बड़े दूध के धुले, साफ सुथरे, पावन आप लोग कर देते ना। लक्ष्मण को जेल भिजवा दिया, ये है बीजेपी। रतन शारदा काउंटर कर रहे हैं, पार्टी बीजेपी। और डिबेट हाईजैक नहीं करनी, प्रेम कुमार, डिबेट हाईजैक नहीं कर सकते आप, तमाम मेहमान है आपके साथी भी है। अब प्रेम कुमार की आवाज को 10 सेकंड के लिए नीचे करेंगे, वरना ब्रिज, देखिए वैसे तो सीनियर पार्टनर है,
बृजमोहन श्रीवास्तव, नहीं, पर उनको भी पता है जो बातें सोनिया गांधी कह रही है उनका समर्थन नहीं करना चाहते, चुप बैठे, मौन व्रत पर बैठे बृजमोहन जी। देखिए ऐसे अक्सर नहीं होता, ऐसे बहुत कम होता है। क्यों आरपी सिंह? बृजमोहन श्रीवास्तव जानते हैं कि जनता पर सवाल उठाना, लोकतंत्र पर उठाना, देश पर उठाना, ये गलत चीज है। आरपी सिंह और बृजमोहन श्रीवास्तव लोकतंत्र नहीं था, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं था, उसके विरोध में इनकी पार्टी बनी थी। शरद पवार क्यों बाहर आए थे कांग्रेस से? बोलिए बृजमोहन। शेजाद भाई मैं आपको स्पष्ट करूं कि राजनीतिक दलों में जो नेतृत्व सौंपा जाता है उसके पीछे दो कारण होते हैं। एक होता है उस आदमी की लोकप्रियता और दूसरा होता है उसके कार्य करने की क्षमता। उदाहरण के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के पद का चयन की बात चली थी, जिसकी गोवा में मीटिंग हुई थी, वहां भारतीय जनता पार्टी में मोदी साहब के भी समकक्ष बहुत सारे नेता थे, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी साहब को इसलिए चुना गया क्योंकि मोदी साहब की कार्य। सर आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं क्या? आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं बृजमोहन जी? आप अपनी पार्टी के बन सकते हैं? जब से पार्टी बनी है शरद पवार उसके अध्यक्ष है, 22 साल से एक अध्यक्ष है, तो कांग्रेस से भी आप आगे निकल गए। आप बन सकते हैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष। पहले अपनी पार्टियों में लोकतंत्र ले आओ ना, फिर देश में लोकतंत्र जीवित करना। बोलिए सर। इस उम्र पे शरद पवार जनता पार्टी में भी भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है सर, उनके 10 अध्यक्ष बन चुके 22 साल में। मोदी साहब का जब चयन हुआ तो कौन सा मापदंड स्थापित हुआ, आप मुझे बताइए। चलिए मैं पांचों मेहमानों से कह रहा हूं केवल 30 सेकंड के लिए रुकिए, क्योंकि मुझे हेडलाइंस लेना है, जरूरी है हेडलाइंस बताना। पर जब लौट कर आऊंगा तब मैं बताऊंगा कि कांग्रेस का दलितों और महिलाओं के प्रति कितना सम्मान का भाव है, और यह भी पूछूंगा सवाल कि क्या लोकतंत्र के बहाने केवल परिवार बचाओ है? बेटी बचाओ तो पूरे देश में चल रहा है, पर क्या केवल एक परिवार के बेटे को बचाना है? इससे लोकतंत्र पर खतरा बताना है। राजधन पर राजनीति क्यों, ये हमारा हैशटैग है, और लगातार सवाल पूछ रहा हूं मैं, दलित और महिला केवल बहाना है? सोनिया गांधी को, कांग्रेस पार्टी को सियासत चमकाना? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ तो दलितों की, महिलाओं की और महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न की बड़ी बड़ी बातें कर रही है सोनिया गांधी जी, पर बीजेपी ने अब हमला बोल दिया है कमलनाथ के आइटम वाले भद्दे बयान पर, और सोनिया गांधी इस पर चुप क्यों है? देखिए किस तरीके से कमलनाथ ने एक दलित महिला का अपमान किया और उस पर इमरती देवी की क्या प्रतिक्रिया रही, सुनिए। बंबई जाइए, वहां कलाकारी करिए, एक्टिंग करिए, आप मध्य प्रदेश का नाम तो कम से कम रोशन करेंगे। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है, क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है? मैं सोचती हूँ जो कमलनाथ में बात कही है, तो हमारे हिंदुस्तान की, मध्य प्रदेश की एक भी महिला हमारी एससी दलित की कोई बाहर ही नहीं निकलेगी। और मैं सोनिया गांधी से इससे पूछना चाहती हूँ कि वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है, और इनके चाहते ऐसे बात कर रहे, ऐसे मैं सोनिया गांधी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में, अपनी पार्टी में ना रखें। वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो प्रायश्चित करें ना करें, लेकिन मैं प्रायश्चित करूंगा इस संकल्प के साथ कि मध्य प्रदेश में मां, बहन और बेटियों का सम्मान सुरक्षित रखा जाएगा। माता बहनों के कल्याण के प्रति हम समर्पित भाव से काम करेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये था कांग्रेस पार्टी का दलित महिला के लिए सम्मान। आपने सुना कमलनाथ ने क्या बोला, और उस पर प्रतिक्रिया भी सुन ली इमरती देवी की। अब मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये पूरे राजधर्म की बात दरअसल दलितों को और महिलाओं को लेकर ही सोनिया गांधी कर रही थी। सबसे पहले प्रेम कुमार जी, क्या व्हाट्सएप भेजकर सोनिया गांधी को याद दिलाएंगे कि हाथरस में जो पदयात्रा का ड्रामा किया उसका एक अंश यहां पर भी दिखना चाहिए? ये भी एक दलित महिला है, या क्योंकि इमरती देवी बीजेपी से है तो उनका कोई सम्मान नहीं है, उनको आइटम बुलाया जाएगा?
बोलिए प्रेम कुमार जी, इसका भी कोई तर्क होगा ही आपके पास, बीजेपी का कोई उदाहरण गिनाएंगे? बोलिए प्रेम कुमार सारे जी। शब्द शहजाद जी आप अपने मन से बोल रहे हैं। हाँ। पहली बात तो ये है कि मान मर्यादा सार्वजनिक जीवन में हर नेता को रखनी चाहिए और इस बात के साथ सबको चलना होगा। दूसरी बात ये कि उन्होंने जो बात कही है उस पर उनकी सफाई भी आई है। क्या है, किस संदर्भ में है, ये एक अलग पहलू क्या सफाई है, मुझे बताइए सफाई क्या है? सबसे बड़ी बात सफाई समझाइए, हम सफाई सुनना चाहते हैं। करोड़ों महिलाएं आपकी सफाई सुनना चाहती है, बताइए आरपी सिंह सफाई क्या देंगे? अपने घर में अपनी बहू बेटी अपनी पत्नी को आइटम कहते हैं, इनका बेटा आपको आइटम कहता है क्या? इनका बेटी को क्या? आरपी सिंह और प्रेम कुमार स्क्रीन पर। जब केंद्र सरकार का मंत्री प्रियंका गांधी पहले सफाई पहले सफाई बात कर ले, तब उस समय आपकी जुबान बंद हो जाती है। कहते हैं आपका बेटा माता जी को आइटम कर रहा है, शर्म करो। आप क्या उस समय तो संस्कृति का नुकसान कर रहे हो। पब्लिक कहते हैं आप लोग, राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, संस्कृति का नुकसान कर रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं अपनी संसद को, माँ बहनों को कैसे बात की जाती है? कभी टच बात, उस समय क्या होता है? यहाँ तो किसी ने नाम नहीं लिया, कमलनाथ ने नाम लिया क्या किसी का? नहीं लिया। उनकी अपनी बात है, एक आइटम शब्द बोला। आइटम शब्द का मतलब क्या होता है? आइटम शब्द का मतलब क्या होता है? सफाई दे रहे हैं प्रेम कुमार। मतलब क्या होता है? इस देश की आधी आबादी महिलाओं की है, आप सफाई दे रहे हैं इस बयान पर। ठीक है, ठीक है, आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। एक सेकंड, दोनों मेहमानों से कहूंगा एक एक बार मुझे एनसीपी और लेफ्ट की तरफ जाने दीजिए। सुनीत चोपड़ा जी, एक सेकंड, सुनीत चोपड़ा और बृजमोहन श्रीवास्तव साथ में रहेंगे मेरे। सुनीत चोपड़ा जी, कमलनाथ के इस बयान को, जहां पर एक दलित महिला को, और दलित आपका भी बड़ा वोट बैंक है, आपको भी बड़ी चिंताएं होती है दलितों की, सीताराम येचुरी भी गए थे हाथरस, क्या बृंदा करात जी इस पर क्या स्टैंड रखेंगी? हम तो जातिवाद को नष्ट करके, बहुत अच्छी बात है। अब बताइए कि अगर एक दलित महिला को आइटम बोला गया है तो सुनीत चोपड़ा और वाम दल उस व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग करेगा? दुष्ट बिष्ट सर, दुष्ट बिष्ट को छोड़ दीजिए, कमलनाथ की बात हो रही है। तो हम लड़ते रहेंगे फौजियों की तरह जब तक वो हटेगा नहीं। कमलनाथ के बयान पर आपका क्या टेक है सर? कमलनाथ, एक दुश्मन को एक टाइम देखो, इतिहास ने ये बताया है। तो अब इमरती देवी की इज्जत, आबरू, अस्मिता को साइड पे रख देंगे क्योंकि दुश्मन से लड़ रहे हैं। इमरती देवी, एक दलित महिला की इज्जत और आबरू को अब कुछ देर के लिए सुनीत चोपड़ा साइड पे कर देंगे क्योंकि कमलनाथ से नहीं, अब योगी आदित्यनाथ से लड़ रहे हैं। राजनीति में ये आपका तर्क है? से लड़ना है, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। दलित महिला की इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज चलता है, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज। ये हमारा नारा है क्योंकि बीजेपी से बेटियां बचानी पड़ती हैं। इमरती देवी की इज्जत की भी कोई अहमियत है या नहीं है? मैं आपसे उतना ही पूछ रहा हूं कि क्योंकि वो बीजेपी में है कोई अहमियत नहीं। इमरती देवी का मैंने कहा है कि बीजेपी अमीर पार्टी है, अच्छे सर, उसकी एक गरीब विधायिका इमरती देवी को कमलनाथ ने आइटम बोला है, आप उस पर कुछ तो बोलिए सर। ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है? आप तो दलितों के सबसे बड़े चिंतक हैं। जो सारी दुनिया से चलिए मैं कोशिश करता हूं बृजमोहन श्रीवास्तव जी से, मुझे लगता है ये ज्यादा सुलझे होंगे। बृजमोहन श्रीवास्तव, दलितों की इतनी बड़ी चिंता है आपको, दलितों के अधिकार के लिए आप लोग इतना लड़ते हैं, इमरती देवी पर जो बयान आया है उस पर क्या है आपका टेक? कमलनाथ पर कार्रवाई हो या ना हो? बचाने के लिए लगाओ। ठीक है सुनीत चोपड़ा जी, आपका स्टैंड आ गया जी, बोलिए बृजमोहन श्रीवास्तव। ये जो मुद्दा है एक्चुअली इसके थोड़ा पृष्ठभूमि को भी आपको देखना पड़ेगा। पृष्ठभूमि भी, अच्छा। विधायकों को, हाँ, इन विधायकों को 35-35 करोड़ रुपए का बांटे गए हैं। तो इसलिए आप एक महिला को आइटम बोल सकते हैं? ना पूरी बात सुनिए ना। नहीं, जायज ठहराने के तर्क दे रहे हैं आप, तो मैं आपके तर्कों को थोड़ा सा बात तो सुन लीजिए, आपको पूरी बात सुनना होगी ना। इमरती देवी जी ने ये कहा कि कमलनाथ जी ने 5-5 लाख रुपए देकर विधायकों को खरीदा हुआ था। ये विवाद वहां से चला है और ये बात गलत है कि हम सार्वजनिक जीवन में किसी महिला के खिलाफ या किसी कमलनाथ पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे शब्दों का उपयोग करें जो गरिमा, जो अगर ये बयान बीजेपी के नेता का आया होता तो अभी तक तो आप इलेक्शन कमीशन के पास चले गए होते। कमलनाथ पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या बोल रहा हूँ, जिन शब्दों का उपयोग हुआ है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। सहमति से आपकी कोई, मुझे ज्यादा कोई दिलचस्पी सहमति असहमति से नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आप तो दलितों के सबसे बड़े शुभ चिंतकों में से हैं, आप लेफ्ट के लोग। होनी चाहिए,
मैं उससे कोई मना नहीं कर रहा। आरपी सिंह, ये कार्रवाई दोनों दलों पे आरपी सिंह लेफ्ट का स्टैंड देखा, कांग्रेस का स्टैंड देखा, एनसीपी का स्टैंड देखा। दलित मात्र बहाना है, इनको तो सियासी रोटियां जो है बनाना है। आरपी सिंह अब बोलेंगे। बड़ा स्पष्ट है, लेफ्ट के लीडर है, वो कह चुके हैं कि हम कांग्रेस के पीछे लगे हुए हैं, हम कांग्रेस की पूंछ है। वो मैं नहीं कह चुके हैं कि हम नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, पर अफसोस हो रहा है कि एनसीपी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। अरे तुम्हारे नेता ने कहा था अगली बार कांग्रेस की पूंछ हो, आप कांग्रेस की कुछ नहीं हो। आपके मन में अब कहाँ गए वृंदा कारा, बड़ी बिंदी वाली बहन कहाँ गई? अब बड़ी बिंदी वाली बहन को भेजो ना वहाँ पे, क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं जाती बहन वहाँ पे जाकर? कमल कल बोला, क्यों नहीं बोलती? एकदम सब टच मार सकते हैं। एक सेकंड, रतन शारदा जी, रतन शारदा, मुझे लगा कि हाथरस में पदयात्रा, राजनीतिक पर्यटन करने वाले आज तो निकल पड़े होंगे मध्य प्रदेश की ओर। रतन शारदा, क्यों वो हाथरस के पदयात्री मध्य प्रदेश की ओर कूच नहीं कर रहे इमरती देवी के सम्मान में? रतन शारदा समझाइए मुझे। वो तो हाथरस छोड़िए, वो तो यूपी में बलरामपुर भी नहीं गए। एक ही प्रांत में दो घटना हुई थी, क्योंकि वहां पर रेपिस्ट जो थे वो इनके प्रिय लोग थे। राजस्थान में नहीं गए क्योंकि उनकी अपनी सरकार थी। जहां तक दलितों का साथ आपको बता, अरे आप चोपड़ा जी बस करिए। नहीं, सुनील चोपड़ा, इस तरीके से डिबेट हाईजैक नहीं कर सकते। आपका तो कहीं स्टेक नहीं है, आप बातें केवल भटकाने की करते हैं। रतन शारदा, एक सेकंड, रतन शारदा और प्रेम कुमार बोलेंगे। एक सेकंड, रतन शारदा और प्रेम कुमार को स्क्रीन पर लाइए। सुनील चोपड़ा जी को मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो थोड़ा सा पेशेंस रखें। जी, रतन शारदा और प्रेम कुमार। ओछी बातों में नहीं जा रहा। दलित जो वहां पर लाखों जम्मू कश्मीर में पड़े थे 70 साल तक, उनको नागरिकता नहीं मिली, कांग्रेस चुप रही। ये दलितों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा था, उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। मरीज झापी दलित लोग बांग्लादेश से आए थे, उनको कम्युनिस्ट पार्टी ने गोलियों से भून कर हजारों लोगों को मारा। ये इतिहास का भाग है। और मुल्क का ये केरल के अंदर एक महिला ने कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में आत्महत्या की। अरे जम्मू कश्मीर में भी सरकार थी, आत्महत्या के लिए जिम्मेवार है, सरकार की नहीं चल रही थी। इनका केवल राजनीति इनका दलितों से लेना देना नहीं, इनका महिलाओं से लेना देना नहीं, इनका केवल राजनीति खेलना, इनका कुछ नहीं है। इनका केवल राजनीति खेलना, इनको दलितों से लेना देना नहीं, इनको महिलाओं से लेना देना नहीं। अगर महिलाओं की इतनी चिंता थी तो इनकी पार्टी से महिलाएं छोड़ के क्यों जा रही है? इनके अंदर केवल महिला वही है जो गांधी परिवार की है। अरे आरएसएस बात करिए, कितने आरएसएस नेतृत्व में करेंगे, आपको मैं बिल्कुल उतार कितना दलित है नेतृत्व बीजेपी में, बताइए। सर, सबसे ज्यादा एमएलए एमपी आज की तारीख में दलित एमएलए एमपी SC ST OBC वही बीजेपी के ही हैं। आपकी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री भी OBC से आते हैं। चलिए, आप बात कर रहे हैं, आप गांधी परिवार को हटाकर एक OBC को अध्यक्ष बना दीजिए कांग्रेस पार्टी में, लोकतंत्र बहाल कीजिए। पहले कांग्रेस पार्टी में तो लोकतंत्र बहाल कर दीजिए सर। चीखने से कुछ नहीं होगा प्रेम कुमार, चीखने से कुछ नहीं होगा। ये अवस्था बीजेपी की सरकारों की है। सोनिया गांधी इमरती देवी के सम्मान में क्यों नहीं बोल पा रही? दलित महिला की सोच है, दलितों के साथ कभी खड़ी नहीं रही बीजेपी। अरे सर, आपने तो कितने खड़े रहे थे? बाबा साहेब आम्बेडकर को चुनाव हरवा दिया। आप कितने साथ में खड़े रहे थे? पूरा देश जानता है सर। बाबा साहेब आम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला? राजस्थान में क्या किया आपने? आपका सारा जो व्यवसाय केवल। चलिए, सवाल ये भी है, देखिए ग्राफिक्स फायर करेंगे, अगला ग्राफिक्स फायर कर देंगे, डिबेट ऑन रहेगी कि क्या मोदी विरोध में देश विरोध पर उतर आ रहे हैं। दरअसल दिक्कत क्या है कि इन लोगों को मोदी विरोध इतना है आरपी सिंह कि शशि थरूर जाएंगे पाकिस्तान के लाहौर फेस्ट में जाकर भारत की बुराई करना शुरू कर देंगे। ये साइड पर चलता रहेगा, डिबेट जारी रहेगी। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिए, सेना पर सवाल खड़े कर दिए। फारूक अब्दुल्ला ने 370 को लेकर चीन का स्वागत कर दिया भारत में। शशि थरूर पाकिस्तान को जाकर शिकायत करने लगे। मणिशंकर अय्यर ने भी शिकायत की थी कि मोदी को हटाना है, इसलिए आप समर्थन दे दीजिए हमारा। दरअसल दिक्कत यह है कि मोदी विरोध में देश विरोध। आरपी सिंह, इसलिए आज लोकतंत्र पर सवाल। ये किसी हद तक जा सकते हैं। आप भूल गए मणिशंकर अय्यर के, छोड़िए, सलमान खुर्शीद ने घुटने टेक कर कहा नवाज शरीफ से कि आप शांति के दूत हैं, आप ही शांति ला सकते हैं। मणिशंकर अय्यर जाकर भीख मांगते हैं, कहते हैं हमारी मदद करिए, हमको मोदी हटाना है। अरे सिंह साहब, अपने देश में कुछ हिंदुस्तान की सीमा में कोई घुसा कि नहीं घुसा? वो शेमलेस जरूर है, बताइए ना देश को। जरूर है,
जो जाकर वहाँ पाकिस्तान के हमारे एलएसी में, हमारे नियंत्रण रेखा में, हमारी साइड में कोई घुसा कि नहीं घुसा? अरे देशभक्तों, उन्होंने भारत बताओ मिनॉरिटीज की बात करी, जहाँ कोई घुसा कि नहीं घुसा? कैसे 20 जवान शहीद हुए? सर, मोदी से चाहे जितनी नफरत हो जाए, लोकतंत्र और देश पर तो सवाल नहीं खड़े करेंगे ना आप। एक सेकंड, आरपी सिंह और प्रेम कुमार, चाहे आपको मोदी से जितनी नफरत हो, मोदी फोबिया हो आपको, मोदी, एक सेकंड सर, एक सेकंड सुनीत चोपड़ा, एक सेकंड, सुनीत चोपड़ा से सवाल है, एक सेकंड, आरपी सिंह और प्रेम कुमार, एक सेकंड, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है सर, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, आरपी सिंह लौट कर आ रहा हूं। सुनीत चोपड़ा, मोदी से चाहे जितनी नफरत हो जाए आपको, देश तो आपका है ना, क्या मोदी से नफरत है तो चीन को स्वागत करेंगे कि आइए चीन 370 लागू कीजिए जैसे फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं? सेना पर सवाल उठा देंगे, बाजवा के गले मिलेंगे, यहाँ के सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा कह देंगे, बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान से सुर मिलाएंगे, 370 में पाकिस्तान से सुर मिलाएंगे। क्या इतनी नफरत हो चुकी है क्या मोदी से कि भारत के भी खिलाफ बोलना शुरू? सुनीत चोपड़ा, अब देखिए, जब मौका है तो सवाल देने के बदले पीछे मुड़ गए। बोलिए बृजमोहन श्रीवास्तव, आप बोलिए। देखिए, मोदी से इतनी बैर कि देश की नोखैर, बोलिए बोलिए। चोपड़ा जी बोल रहे हैं? आप बोलेंगे सर, आप बोलेंगे। चोपड़ा जी बैकआउट कर गए, बोलिए बोलिए। देखिए, मोदी जी से हम लोगों की किसी प्रकार की ना कोई नफरत है और ना ही हम कोई ऐसा कोई उनके साथ दुर्व्यवहार करना चाहते हैं जिसको कि लेकर। तो फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट को कंडेम करो। बात देखिए, मैं फारूक अब्दुल्ला साहब का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैं आपसे इस बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, आज देश की जो वर्तमान हालात हैं, इसमें बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है, आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, लोगों के पास रोजी। मोदी से नफरत नहीं है, हमें तो केवल अपने घटते हुए परिवार की चिंता है, घटते हुए परिवार के वर्चस्व की चिंता।